नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे चैनल एएनएम कॉर्नर में। आज करंट अफेयर एंड जीएस कैप्सूल में जिस टॉपिक की हम बात करेंगे, आज इस टॉपिक की हम विस्तृत चर्चा करेंगे, वो टॉपिक है इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया की हम बात करेंगे। ये टॉपिक आपके जीएस में सोशल इशू से जुड़ता है। सोशल इशू का जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेट करता है। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ के लिए हमें 73 76 93 98 पर SMS करें। इस पीडीएफ स्पेस अपना नाम लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दें। ठीक है तो मित्रों, तो हम बात करेंगे अब इस्लामोफोबिया के बारे में। जैसा कि ये इस्लामोफोबिया दो शब्दों से जुड़कर बना हुआ है। एक है आपका इस्लाम और दूसरा है फोबिया। इस्लाम का अर्थ है इस्लाम धर्म या इस्लाम जाति, और दूसरा जो फोबिया का अर्थ है, फोबिया का अर्थ होता है डर। यानी अगर इस्लाम धर्म से किसी विशेष वर्ग को डर पैदा हो जाए तो उसे इस्लामोफोबिया कहते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ होगा, इस्लामोफोबिया। क्या? इस्लाम से डर। तो हम आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को। आज इस्लामोफोबिया में हम जिन टॉपिक की चर्चा होगी हमारी आपसे, जिस पे बात होगी, उसमें हम बात करेंगे कि व्हाई इन न्यूज। पहले हम बात करेंगे कि चर्चा में क्यों। चर्चा के कारण की बात करने के बाद हम यहाँ से मूव करेंगे कि इस्लामोफोबिया क्या है, कि व्हाट इज इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया क्या है, इसकी बात करेंगे। वहाँ से फिर हमारे आगे बात होगी आपके जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे एक संस्था की, एक ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका नाम है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल। इसकी हम बात करेंगे। यहाँ से अगर हम आगे किसी संस्था की बात करें, आगे बात करेंगे OIC में भारत का क्या रोल है, इसकी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ से बात होगी आपसे एक मैप में हम चर्चा करेंगे खाड़ी देशों की, इंडियन ओशियन में पाए जाने वाले देशों की और वहाँ की स्टेट की, और इससे रिलेटेड खाड़ी देशों से हम चर्चा करेंगे। तो आज के इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, जो है इस्लामोफोबिया। देखिए, ये पहले जान लीजिए कि न्यूज़ में क्यों था। न्यूज़ में रहने का कारण है कि अभी हाल ही में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, इन्होंने एक बयान दिया। इन्होंने एक बयान में, अपने एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि जो भारत है ये मुसलमानों के लिए असुरक्षित हो रहा है। क्या हो रहा है? असुरक्षित। उन्होंने रीज़न बताया कि भारत में इस्लामोफोबिया आ गया है। इस्लामोफोबिया कि वहाँ पे जो गैर हिंदू हैं, जो गैर मुस्लिम लोग हैं, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म को लेकर डर उनके अंदर पैदा हो गई है। यानी कि जो चाहे हिंदू हो, चाहे वो जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, यानी ऐसे लोग जो मुहम्मदन नहीं है, मुस्लिम नहीं है, वो लोग मुस्लिम से डरे हुए हैं। इसी को उन्होंने इसी को उन्होंने बताया। और ये जो आरोप उन्होंने लगाया भारत पर, भारत सरकार इस पूरे आरोप को निराधार बताते हुए पूरे आरोप को गलत करार दिया है और कहा है विदेश मंत्रालय ने कि ये आरोप पूरी तरह से OIC का गलत है और ऐसे बयान उन्हें नहीं देना चाहिए। इस कारण से ये चर्चा में था, तो हमने इस सोशल इशू के इस टॉपिक को उठाना चाहा। अब यहाँ से जो इस टॉपिक पे हम मूव करेंगे कि इस्लामोफोबिया क्या है, इसका प्रभाव क्या होगा, यहीं पे हम इसकी बात करेंगे। लेकिन पहले इस्लामोफोबिया, जैसा कि हमने आपको इंट्रो बताया कि इस्लाम के प्रति गैर मुसलमान जो लोग हैं उनके दिमाग में यह बात बस जाए कि इस्लाम के लोग बड़े खतरनाक हैं, बहुत डेंजर हैं और हमारे लिए वो अच्छे नहीं हैं, हमारे संस्कृति के साथ वो समावेशित नहीं हो सकते। यही है इस्लामोफोबिया। अब इस डर से आप देखेंगे कि हमारा जो समाज होगा, हमारा जो देश है, उसमें कहीं ना कहीं मोहम्मदन या मुस्लिम लोग असुरक्षित महसूस करेंगे। और जब असुरक्षा का भाव उनके अंदर आ जाएगा, जब वो उनके अंदर असुरक्षा आएगी, तो वो कहीं ना कहीं उनका विकास, उनकी जो सुरक्षा होगी अखंड, जो वो इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। और जब वो विकास या अन्य चीज़ों से हटेंगे तो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम डेमोक्रेसी से बाहर होकर एक नए सिस्टम की स्थापना की तलाश करेंगे और विद्रोह या फिर आतंकवादी या नक्सलवादी एक्टिविटीज़ में अपना हस्तक्षेप बढ़ाएंगे या उसमें योगदान देंगे। तो ये कहीं ना कहीं पूरे स्टेट के लिए, पूरे देश के लिए एक गलत
संदेश हो सकता है, एक गलत तरीका हो सकता है। ये अपराधों की तरफ मूव हो सकते हैं बहुत बड़ी मात्रा में। और इसमें जो हमारी सोशल मीडिया है, ये इस कंटेंट को बढ़ाने और इसे फैलाने में बहुत तेज़ी से रोल अदा कर रहा है। ये हमारे लिए बड़ी खतरनाक बात है, इससे हमें बचना होगा। तो ऐसे में अगर OIC जैसी कोई संस्था आके कह रही है भारत में कि इस्लामोफोबिया जैसी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो आग में घी डालने का काम कर रही है। उसे एक जो चीज़ें जो वर्ग ये फैला रहा है, उसे एक पॉइंट मिल गया कि हम नहीं, ये तो आपकी संस्था भी कहती है, OIC कह रही है। इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव देखिए, प्रभाव में आपको हम बात करें कि अगर इस्लामोफोबिया बढ़ता है तो इससे क्या होगा। सपोज दैट कि अगर कोई एक वर्ग जो डरा हुआ है, और डरा क्यों है? बिना किसी वजह की, उसकी कोई वजह नहीं है। अगर बिना किसी वजह की कोई एक वर्ग डरा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे वर्ग के प्रति खतरा उत्पन्न हो सकता है। और जिस वर्ग से डरा हुआ है, अगर वो वर्ग डरने के बिना कारण से डरा है, तो वो वर्ग भी अपने आप को उस समाज में, उस सोसाइटी में समायोजित करने में सफल नहीं होगा। उसे समायोजित नहीं कर पाएगा, अपने आप को उस समाज में, उस सोसाइटी में सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएगा। अगर कोई भी वर्ग वहाँ पे अपने आप को सुरक्षा महसूस नहीं करती, अपने आप को सेफ्टी महसूस नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भारत की सुरक्षा के लिए, अखंडता के लिए, जो हमारे फंडामेंटल, जो हमारे प्रस्तावना, जो प्रियम्बल में जो बातें कही हैं अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, तो कहीं ना कहीं भारत की अखंडता के लिए खतरा होगा। ये भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है, ये उसके लिए खतरा होगा। और जब आप देखेंगे पूरे इस्लामिक, जब कहीं ना कहीं पूरे मोहम्मडन, सब देशों के मोहम्मडन इस्लामोफोबिया का शिकार या इस्लामोफोबिया होगी, जिससे अन्य लोग इस्लामोफोबिया का शिकार होंगे, तो एक मोहम्मडन जो एकजुट, जो मोहम्मडन का जो एक वर्ग उभर रहा है, खास करके परंपरावादी, रूढ़िवादी, वो एक खतरनाक रूप लेके हमारे सामने आएगा, जो हमारे वर्तमान विश्व के लिए एक चुनौती बन के उभर रहा है। चाहे वो मामला सीरिया का हो, चाहे अफगानिस्तान में हो या लेबनान में हो, जैसी जो स्थितियाँ बन रही हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक है। ये जो विचारधारा जो उभर रही है, जो ये इस्लामोफोबिया की जो विचारधारा हमारे सामने आ रही है भारत में, तो भारत जैसे देश में ये स्थिति कहीं भी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि भारत, हमारा देश एक ऐसा देश है जो सभी धर्म को एक समान मानता है, जिसका संविधान ही पंथ निरपेक्ष है, जिसकी संविधान में यह बात कही गई है, जिसके प्रेम्बल में यह कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। वो किसी भी, उसका कोई धर्म नहीं है, वहाँ के लोगों का धर्म हो सकता है, लेकिन वहाँ पे जो स्टेट है, उस स्टेट का कोई धर्म नहीं है। तो ऐसे में कोई वर्ग किसी धर्म के आधार पर डरे या किसी धर्म के आधार पर कोई दूसरा वर्ग डरे या डराए, ये दोनों आधारों पर गलत है। तो इस विचारधारा में जो अफवाहें हैं उसे समाप्त करनी होगी, यानी इस्लामोफोबिया की चीज़ें समाप्त करनी होगी। इस्लाम किसी के लिए बुरा नहीं है और ना ही इस्लाम के लोग बुरे हैं, ये चीज़ हमें फैलानी होगी एक तरीके से। तो अब यहाँ से इसके प्रभाव को हमने आपकी बात की, इसका इस्लामोफोबिया का प्रभाव क्या हो सकता है कि हमारे समाज में ये कहीं ना कहीं अलगाववाद को बढ़ा देगा, अखंडता के लिए खतरा होगा, हमारे संविधान पे प्रश्न उठाएगा, जो हमारा संविधान जिस लिए है उसके लिए प्रश्न चिन्ह लगाएगा। ऐसी चीज़ें हमारे लिए बढ़ेंगी, हमारे लिए असुरक्षा का भाव होगा, हमारे लिए आंतरिक सुरक्षा की खतरा हो बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस्लामोफोबिया को हमें रोकना होगा, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग को आगे सपोर्ट करना होगा, आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब बात करेंगे हम आपसे OIC की। OIC की देखिए स्थापना जो हुई थी, वो हुई थी 25 सितंबर 1969 में। 25 सितंबर 1969 में इसका जो हेडक्वार्टर है, वो आप देखेंगे कि ये आपके रिद्दा में है, और ये यूनाइटेड स्टेट के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। यूनाइटेड स्टेट के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है कि और इसमें जो देशों की संख्या है 57, और इसमें 40 ऐसे देश हैं जो मुस्लिम बहुल हैं।
आपको हमने हेडक्वार्टर बताया, इसका हेडक्वार्टर जिद्दा में है और ये कहाँ पड़ता है, सऊदी अरेबिया में। इसका हेडक्वार्टर जिद्दा में है, सऊदी अरेबिया की एक शहर है। और आपको ये चीज़ देखना होगा कि अगर ये यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के बाद ये सबसे बड़ा संस्था है तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको ध्यान देना होगा। ये चाहता है कि जितने भी मुस्लिम समुदाय हैं उनका संरक्षण किया जाए, उनको बचाया जाए, उनकी रक्षा की जाए, उनके हितों को आगे बढ़ाया जाए, उनकी बातों को वैश्विक पटल पर रख प्रस्तुत किया जाए। साथ ही साथ विभिन्न देशों में, विभिन्न इस्लामिक देशों, गैर इस्लामिक देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा दिया जाए। ये आपके ऑब्जेक्टिव है इस्लामिक OIC की। OIC जो अन्य कार्यों में इसको देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो अपने इस्लामिक वर्ग का है उनके हित को आगे बढ़ाता है। अब एक चीज़ और देखा जाए OIC में भारत कि OIC पे आपको समझ लेना होगा कि OIC में भारत मेंबर नहीं है, भारत मेंबर नहीं है। हाँ, पाकिस्तान इसका एक सदस्य है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान हर भरसक कोशिश से करेगा कि भारत को इसकी मेंबरशिप ना मिले। अब जहाँ जहाँ इसे मौका मिलेगा वह हर जगह भारत को इससे बाहर रखेगा और वहाँ पर अपनी जो भी इशू उठाना होगा मोहम्मडन के लिए या ऐसे कि मुस्लिम वर्ग वहाँ पे पीड़ित है, इस मंच के माध्यम से उठाएगा और सफल भी होगा। क्यों? क्योंकि उसमें भारत है नहीं, भारत अपना प्रतिनिधित्व नहीं करता। अब देखिए, जो पहली बैठक हुई थी OIC की, उसमें भारत पाकिस्तान की वजह से बाहर रखा गया था, पाकिस्तान के कहने पे बाहर रखा गया था। और इसकी जो पहली बैठक हुई थी 1969 मोरक्को की राजधानी रबात में हुई थी और उसमें इसका नाम था इस्लामिक कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान इस मंच का अक्सर भारत के खिलाफ यूज करता है, उपयोग करता है। और ये चीज़ जो पाकिस्तान के लिए काफ़ी निगेटिव रहा है, काफ़ी असंतोषजनक रहा है कि मार्च में जो इसकी 2019 में बैठक हुई, 2019 मार्च में बैठक हुई, इसमें पाकिस्तान के मना करने के बाद भी, नाराज़ होने के बाद भी भारत को इसकी मंत्रियों, विदेश मंत्रियों की बैठक में इसे आमंत्रित किया गया और मेहमान के तौर पर इनकी शिरकत की गई और मेहमान नवाजी की गई। यह पाकिस्तान की पहुंच को धक्का देती है। ये बताता है कि हमारा जो ऑरा है भारत का वो बढ़ रहा है। वो कहीं ना कहीं बढ़ने के साथ साथ यह भी शो कर रहा है, ये भी दिखा रहा है कि जो पाकिस्तान है भारत के सामने अब बौना पड़ रहा है, चाहे वो इस्लामिक देशों में हो, चाहे इस्लामिक संस्थाओं में हो। अगर हम धर्मनिरपेक्ष होने के बाद, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अपने कहने के बाद अगर किसी ऐसे संस्थाओं में हमारा वर्चस्व बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छे संकेत है। अब यहाँ से अगर हम आगे बात करें तो देखेंगे कि OIC जो है उसके जो सदस्य हैं उन सदस्यों के साथ भारत के संबंध बहुत बेहतर हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखिए UAE के साथ हमारे संबंध एकदम प्रगाढ़ हैं। UAE जो उसका सदस्य है, मोरक्को के साथ, ट्यूनीशिया के साथ, मिस्र के साथ, सऊदी अरब के साथ, ये जो देश हैं, कतर है, इन देशों के साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं। ये सब खाड़ी देश खास करके हमें तेल का आयात करते हैं और अन्य खनिजों का आयात करते हैं। यहाँ पे हमने कई बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं और यहाँ पे बायलैटरल ट्रीटी भी हमने की है। हमारा ट्रेड इनके साथ बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप खाड़ी देशों की बात करें तो लगभग वहाँ पे जो हमारी जनसंख्या है 60 लाख लोग भारतीय खाड़ी देशों में निवास करते हैं। इसमें आधे तो केवल सऊदी अरब में ही हैं, यानी 30 लाख लोग सऊदी अरेबिया में रहते हैं। ये कहीं ना कहीं ये बात दिखाती है कि भारत और इनके बीच जो संबंध है वो न केवल ट्रेड के हैं, न केवल व्यापार के हैं, बल्कि ये कहीं ना कहीं अब सांस्कृतिक संबंध भी पहुंच रहे हैं। यही रीज़न है कि वहाँ पे लगभग 60 लाख भारतीय आज खाड़ी देशों में निवास कर रहे हैं। तो आज हम अपने मैप वाले सेक्शन में या इस सेक्शन में हम बात करेंगे आपसे इंडियन ओशियन की। इसमें देखिए इंडियन ओशियन में जो हमें मेजर चीज़ दिखानी है, पहले आपको हम बता दें खाड़ी देश की लोकेशन है, ये खाड़ी देश है और इधर आप देखेंगे तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और ये पूरा आपका एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है।
इसमें हमें इंडियन ओशियन पे बात करनी है। इंडियन ओशियन देखेंगे तो ये इसमें कई छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे डियागो गार्सिया आप पाएंगे, जहाँ पे यूएसए का नेवल बेस है। आप देखेंगे मालदीव, आप देखेंगे यहीं पे लक्षद्वीप, यहीं पे आप देखेंगे अंडमान निकोबार, ऐसे बहुत सारे द्वीप जो हिंद महासागर में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो हमें आज चर्चा करनी है कि आप देखिए, सबसे पहले आप अफ्रीका के पास देखिए, तो अफ्रीका के पास हमें यहाँ पे स्वेज कैनाल मिलेगी, स्वेज नहर मिलेगी। स्वेज नहर से हम एंट्री करते हैं रेड सी में, रेड सी से हम गल्फ ऑफ एडन में आएंगे, गल्फ ऑफ एडन से हम पहुँच जाएंगे अरेबियन सी में। अरेबियन सी की एक शाखा, एक ब्रांच है जो हमें आपकी पर्शियन गल्फ की तरफ ले जाती है, गल्फ ऑफ ओमान के होते हुए। यहीं पे आप देखेंगे एक स्ट्रेट है जिसका नाम है होर्मुज, होर्मुज स्ट्रेट यहीं पे है। अगर आप देखेंगे अदन, तो यहाँ पे बाबल मंडेब स्ट्रेट है, और यहाँ से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ श्रीलंका के पास आएंगे। श्रीलंका और इंडिया के बीच एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट, जिसका नाम है पाक स्ट्रेट के नाम से है वो। कंफ्यूज मत होइएगा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं है, बल्कि ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में है। यहाँ से अगर हम आगे जाएंगे तो हम पहुँचेंगे आपके अंडमान द्वीप के पास, और यहाँ पे है अंडमान सी। अंडमान सी से हम सीधा एंट्री करेंगे स्टेट ऑफ मलक्का से, और हम पहुँच जाएंगे सीधे पैसिफिक ओशियन में। तो ये थी हमारे प्रशांत महासागर की एरिया, और प्रशांत महासागर दो मेजर पार्टों में बटा हुआ है, एक अरेबियन सी और एक बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे अगर देखें तो आप जो इंडियन में जो भारतीय मानसून होता है वो प्रशांत महासागर से ही होकर आपकी बंगाल खाड़ी की पहुँचता है, और बंगाल खाड़ी से फिर उत्तर भारत की ओर मूव करता है, और ये पूरब की दिशा से उधर मूव करता है। इधर इसकी जो दिशा होती है, जो डायरेक्शन होता है, ये दक्षिण और पश्चिम की होती है। ठीक है मित्रों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे चैनल को, और जहाँ तक हो अधिक से अधिक फैलाइए। ठीक है मित्रों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में हमारा संदेश है कि आप लोग ऐसी चीज़ें जैसे इस्लामोफोबिया जैसी चीज़ें हैं, इन्हें आप सोशल मीडिया पे शेयर करने से बचें, फैलाने से बचें। ये समाज में द्वंद्व पैदा करते हैं, समाज में ईर्ष्या पैदा करती हैं, समाज में नुकसान करती हैं, लाभदायक नहीं होती। ठीक है मित्रों, इसी संदेश के साथ आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।